आज की किताब दीवार में एक खिड़की रहती थी। लेखक विनोद कुमार शुक्ल। हाथी आगे आगे निकलता जाता और पीछे हाथी की खाली जगह छूटती जाती थी। शीर्षक। आज की सुबह थी। सूर्योदय पूर्व की दिशा में था। दिशा वही रही आई थी, बदली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूर्य धोखे से निकलता था। उसके निकलने पर सबको विश्वास था। किसी दिन सूर्य बादलों में छुपा हुआ निकला होता, पर निकला हुआ ज़रूर होता था। उसका उदय और अस्त सत्य था। सूर्य के उदय होने के प्रमाण की तरह दिन था और सूर्यास्त के प्रमाण की तरह रात हो जाती थी। अभी रात काली थी। रात के काले में सब काला दिखता था। दिन ऐसा पारदर्शी गोरा था जिसमें जो जिस रंग का था वह रंग साफ दिखता था। रघुवर प्रसाद का रंग काला था। बचपन से सुबह उठने पर उन्हें लगता था कि रात उनके शरीर में लगी रह गई है और हाथ मुंह धोकर फिर नहाकर वह कुछ साफ और तरोताज़ा हो सकेंगे। बीच बीच में महीनों सुबह उठने पर ऐसा लगना छूट जाता था। ऐसा नहीं था कि उन दिनों चांदनी रात नहीं थी। महीनों चांदनी रात नहीं होती थी। बरस भर उजली रात नहीं होती थी। अगर 2-3 बरस चांदनी रात होती तो उनका रंग उतना काला नहीं होता। रघुवर प्रसाद का रंग इतना काला नहीं था कि उनकी मूछ उनके शरीर के रंग से मिली जुली होकर स्पष्ट नहीं दिखती हो। रघुवर प्रसाद 22-23 बरस के थे। काले रंग के बाद भी और भी काली और बड़ी बड़ी काली आँखों के कारण वे सुंदर लगते थे। आज के दिन आज की चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। खिड़की से जो पेड़ दिख रहे थे वे आज के पेड़ की तरह दिख रहे थे। आम के पेड़ थे। आम के पेड़ों के बीच वही पुराना नीम का पेड़ आज का पेड़ था। आम के पेड़ों के पत्तियों आज हरी थी जैसे सब पेड़ों की थी। आम में बौर आ गई थी। पेड़ बौर से लदे थे। बौर के गंध में सांस खींचने से मन को चक्कर आ जाता था। पेड़ों में इतनी बौरें लगी थी कि जितनी बौर निकली थी सब निकल गई। जिन्हें अगले वर्ष निकलना था धोखे से इसी वर्ष निकल गई थी। खिड़की से पड़ोस की 6-7 साल की लड़की झाँक कर कहा, एक आम का बौर तोड़ दो। लड़की खिड़की के नीचे रखी ईंट पर खड़ी थी। रघुवर प्रसाद के कमरे में झांकने के लिए पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने वह ईंट जमाई थी। वह बहुत छोटे बच्चे थे, तब भी झांक नहीं पाते थे। काहे के लिए? पूजा के लिए। बाई मंगाई है। लड़की अपनी अम्मा को बाई कहती थी। लड़की सोकर अभी उठी होगी। उसके बाल उसी तरह बिखरे थे जैसे रात भर नींद सोने से होते थे। दोनों चोटियों में काली फीते थे। एक चोटी का फीता खुलकर लटका हुआ था। तुम्हारे पिता सो रहे हैं, बाहर गए हैं, 3 दिन बाद आएंगे। तोड़ दो, बाई ने नहा ली है। अच्छा रुको। रघुवर प्रसाद उस लड़की के साथ पीछे आम के पेड़ों तक गए। रघुवर प्रसाद को लगा लड़की देर से उनके उठने का रास्ता देख रही होगी। तुम मेरे उठने का रास्ता देख रही थी? हाँ, उठने का रास्ता झाँक कर देख रही थी। तुम पहले से उठ गई थी? रघुवर प्रसाद का वह एक छोटा कमरा था जिसमें झाँक कर छोटे छोटे बच्चे अंदर अनेक रास्ते देखते थे। जैसे वे बैठे होते तो उनके खड़े होने का रास्ता, वे पढ़ रहे होते तो उनकी सीटी बजाने का रास्ता, चहलकदमी करते हुए उनके लेटे जाने का रास्ता, खाली कमरे में अचानक उनके दिख जाने का रास्ता, उनके चाय बनाने के रास्ते से लेकर हर क्षण का रास्ता। बच्चों के उस तरह देखने से रघुवर प्रसाद को फ़र्क नहीं पड़ता था। बच्चों के आने से उनके कमरे की 4 दीवारी में अकेलेपन में एक खिड़की और खुल जाती थी। खिड़की से आने वाली हवा से उनको अच्छा लगता था। रघुवर प्रसाद ऊंचे थे। उनका हाथ आसानी से खड़े खड़े बौर तक पहुंच रहा था। फिर भी वे उस बौर की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे जहां उनका हाथ नहीं पहुंच सकता था। वे उछले और बौर की डाली टूटकर उनके हाथ में आ गई। पर एक आँख भींच कर वे नीचे बैठ गए। क्या हुआ? लड़की ने पूछा। बौर का फूल झरक कर आँख में चला गया। फूका मार दूं? रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। लड़की ने फ्रॉक के छोर को उंगली में
घुरमेट कर बांधा और अपनी गर्म सांस से फूंका। फिर रघुवर प्रसाद के बिल्कुल पास आकर सांस से गर्म फ्रॉक के बांधे छोर को आँख पर रखा। ऐसा 2-3 बार किया, बस ठीक हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। उनकी आँख लाल हो गई और आंसू आ गए थे। ठीक हो गया? लड़की ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। रघुवर प्रसाद के हाथ से बौर की डाली लेकर लड़की भाग गई। लौटते समय रघुवर प्रसाद को एक जगह 2 ईंट दिखाई दी। ईंटें मिट्टियाँ से सनी थीं। हाथों में एक एक ईंट उठाई। रघुवर प्रसाद पीछे की खिड़की की तरफ गए। खिड़की के नीचे बच्चों ने ईंटें ठीक से जमाई नहीं थी। आधी ईंट उठाते बनी होगी, इसलिए आधी ईंट अधिक थी। किनारे की ईंट के छोर पर पैर पड़ता तो ईंट पलट जाती और बच्चे गिर जाते। ईंटें को उन्होंने जमाया। ईंट के चौरस पर खड़े होकर उन्होंने कमरे में झाँका कि वे कमरे में नहीं थे। छोटे बच्चों के लिए तब भी नीचे होगा। वे ढूंढकर 2 ईंट और लाए। कमरे में आकर रघुवर प्रसाद को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र पढ़ने का मन हुआ। शादी हुए 12 दिन हो गए थे। निमंत्रण पत्र खटिया के नीचे पेटी में था। पेटी निकालने के लिए वे नीचे झुके। उन्होंने सुना ग में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया। खिड़की की तरफ उन्होंने देखा। एक बच्चा और बच्ची दोनों की ऊंचाई बराबर थी। खिड़की के नीचे की चौखट तक दोनों की ठुड्डी थी। रघुवर प्रसाद ने उन्हें देखा तो दोनों मुस्कुराए, फिर दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी सुनकर नीचे बैठी हुई गुड़िया नाम की लड़की भी खड़ी हो गई। रघुवर प्रसाद ने उसे देखकर कहा, बा में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया नहीं, गा में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया नहीं, बा में छोटी ऊ की मात्रा बुढ़िया। अच्छा, अब तुम लोग जाओ। तभी तीनों बच्चे खिड़की से गायब हो गए। रघुवर प्रसाद को लग रहा था कि पिता छोटू के साथ पत्नी को विदा कराकर गांव लिया आए होंगे। 1-2 दिन में यहाँ आ जाएं। शादी के 3 दिन बाद पत्नी मायके चली गई थी। पिता ने पत्नी के जाने 6 दिन बाद रघुवर प्रसाद से विदा कराने के लिए कहा था। विभागाध्यक्ष ने छुट्टी देने से मना कर दिया था। रघुवर प्रसाद एक निजी महाविद्यालय में व्याख्याता थे। 800 रुपये मिलते थे। महाविद्यालय इस 70,000 की आबादी वाली इस बस्ती में 8 किलोमीटर दूर था। इस बस्ती के सब तरफ के आखिरी मकान से लगे हुए खेत थे। बीच की बस्ती सबसे पुरानी थी। सभी आखिरी में मकान बाद के बने हुए थे। बस्ती के कुछ इधर उधर आखिरी के मकान भी पुरानी बस्ती के समय के बने हुए थे। यह ऐसा शहर नहीं था जिसके आखिरी मकान के बाद गांव की पहली झोपड़ी शुरू होती। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर 8 किलोमीटर तक फैले खेतों के बाद सबसे नज़दीक जोरा गांव था। शहर फैलता फूलता नज़दीक के गांव तक पहुंचता तो गांव शहर का मोहल्ला बन जाता था। गांव का नाम मोहल्ले के नाम हो जाता था। जोरा गांव 8 किलोमीटर दूर था, इसलिए जोरा गांव नाम का मोहल्ला नहीं बना था। वहीं यह महाविद्यालय था। यह खपरेल की छत वाला लंबी बैरक नुमा दाऊ के बाड़े में था। लाइन से कमरे बने थे। मिट्टी की 2 फुटी मोटी दीवार थी। सामने एक लंबी दलान थी। दीवारें छुई मिट्टी से पुती थी। बरामदे में बड़े बड़े आले बने थे। महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर था, इसलिए ट्रैंकें, टम्पो, बसें आया जाया करती थी। महाविद्यालय के सामने 3-4 बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती थी। 2-1 बैलगाड़ियों में बैल जूते होते। ज़मीन से टिके बैलगाड़ियों के खुले बैल घास चराते इधर उधर घूमते थे।